बिहार में प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए तीसरे फेज की काउंसलिंग की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। काउंसलिंग के दौरान ऐसे अभ्यर्थी भी अपना काउंसलिंग करा रहे हैं जो पूर्व से किसी न किसी नियोजन इकाई में कार्यरत है। चूँकि यह नियुक्ति प्रारंभिक शिक्षकों के लिए हो रही है, लिहाजा बेसिक ग्रेड में पूर्व से कार्यरत शिक्षक स्नातक ग्रेड के शिक्षक बनने के लिए अपनी काउंसलिंग विभिन्न नियोजन इकाई में करा रहे हैं। आज का वीडियो ऐसे ही अभ्यर्थियों के नफ़े नुकसान के कैलकुलेशन के लिए किया गया है। वेलकम टू धीर एनालाइज। बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से फिर से एक अपील करना चाहता हूं कि यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए। इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो धीर एनालिसिस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा कि प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए तीसरे फेज के काउंसलिंग की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं जो पूर्व से या तो बेसिक शिक्षक में कार्यरत है या फिर स्नातक शिक्षक में ही कार्यरत है। स्नातक शिक्षक के रूप में कार्यरत अभ्यर्थी अपने नज़दीक किसी ब्लॉक में आने के लिए अपना काउंसलिंग करा रहे हैं, तो वहीं बेसिक शिक्षक किसी न किसी रूप में अपने पद को प्रमोट करना चाहते हैं, अर्थात वो बेसिक से स्नातक शिक्षक बनना चाहते हैं। नियमावली में क्या है, इससे संबंधित प्रावधान क्या होगा, आपको नफ़ा और आगे क्या होगा नुकसान, इन्हीं सब चीज़ों का आकलन के लिए आज की इस वीडियो में मैंने विस्तार से चर्चा किया है। आपको याद होगा कि बहुत ही लंबे समय के इंतजार के बाद 21 अगस्त 2020 को प्रारंभिक शिक्षकों के सेवा स्तर से संबंधित बिहार सरकार ने एक विस्तृत नियमावली को अधिसूचित किया था। अधिसूचित नियमावली के कंडिका 14 के उपकंडिका 7 में सेवा निरंतरता का उल्लेख किया गया है। आपके स्क्रीन पर नियमावली का वो अंश दिख रहा होगा। सेवा निरंतरता के तहत ये बातें कही गई है कि पूर्व से कार्यरत शिक्षक का अपने नियोजन इकाई अथवा अन्य नियोजन इकाई के अंतर्गत उच्च वेतनमान अथवा उच्च कोटि के पद पर नियुक्त होने की स्थिति में सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए मात्र वेतन संरक्षण का लाभ देय होगा। यह लाभ इस नियमावली के प्रवृत्त होने के उपरांत नियुक्त होने वाले शिक्षकों को ही देय होगा। इस क्रम में प्रशासनिक विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश अलग से निर्गत किया जाएगा। इस प्रकार आपने देखा कि सेवा निरंतरता को लेकर के सेवा शर्त नियमावली में जो बातें कही गई है उसके दो पहलू है। पहला एक सेवा निरंतरता और दूसरा एक पे प्रोटेक्शन वेतन संरक्षण। तो सेवा निरंतरता और वेतन संरक्षण में क्या अंतर है, इस चीज़ को हम समझते हैं। सबसे पहले आप अभी वर्तमान समय में किसी न किसी नियोजन इकाई के अंतर्गत अगर किसी पद पर आप कार्यरत है और आपका चयन उच्च कोटि अर्थात यदि आप बेसिक शिक्षक में हैं तो आपका चयन स्नातक में हो जाए, या फिर बेसिक शिक्षक में है तो आपका चयन माध्यमिक अथवा उच्चतर माध्यमिक में हो जाए, या आप स्नातक शिक्षक में कार्यरत है तो आपका चयन माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक के शिक्षक के पद पर होता है, तो वैसी स्थिति में आप सेवा निरंतरता के कैटेगरी में आएंगे। लेकिन यदि आप बेसिक शिक्षक के रूप में कार्यरत है और आप पुनः किसी दूसरे नियोजन इकाई में नज़दीक आने के लिए बेसिक शिक्षक के रूप में अपना काउंसलिंग कराते हैं या स्नातक वाले स्नातक शिक्षक के लिए अपना काउंसलिंग कराते हैं, तो वो सेवा निरंतरता के कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो सेवा निरंतरता का तात्पर्य यहाँ ये है कि यदि आप पूर्व के नियोजन इकाई से किसी प्रकार से प्रमोट होकर के अगर आप नए नियोजन इकाई में आते हैं, आपके पूर्व के नियोजन इकाई में जो योगदान तिथि है उसी योगदान तिथि को, उसी सेवा को अगर यहाँ भी कंसीडर करती है, यहाँ भी मानने को तैयार होती है, तो इसे कहा जाता है कि आपको सेवा निरंतरता का लाभ मिला। लेकिन चूंकि यहाँ गवर्नमेंट स्पष्ट रूप से कह रही है कि सेवा निरंतरता का लाभ तो दिया जाएगा लेकिन उसमें मात्र सिर्फ वेतन संरक्षण का फायदा ही आपको मिल पाएगा। अर्थात यदि आप किसी नियोजन इकाई में वर्तमान तिथि में बेसिक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं और आपका सेवा वहाँ 5 साल या 5 साल से ऊपर हो गया है, तो निश्चित रूप से आपका बेसिक जो है वहाँ के एंट्री पे से अधिक हो गया होगा। उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि आपका वहाँ बेसिक शिक्षक के रूप में आप वहाँ कार्य कर रहे हैं और वर्तमान तिथि को आपका मूल वेतन वहाँ 20,850 है, तो चूंकि उस पद का एंट्री पे 18,510 है लेकिन आपको आज की तिथि में 20,850 मिल रहा है, तो आपके मिल रहे मूल वेतन और वहाँ के एंट्री पे में जो डिफरेंस हुआ अर्थात 20,850 में से 18,510 घटाने पर जो 2,340 रुपये आए, वो 2,340 रुपये आपने 6 साल के सर्विस में वेतन को संरक्षित किया है। तो उसी वेतन संरक्षण का लाभ आपको जब नए पद पर आप योगदान करने जाएंगे अर्थात स्नातक शिक्षक के रूप में, तो आपको वहाँ पर इसका लाभ दिया जाएगा।
अर्थात जब आप स्नातक शिक्षक के रूप में योगदान करेंगे तो स्नातक शिक्षक में चूंकि एंट्री पे 19,540 है, तो 19,540 में 2,340 रुपया जो आपका पूर्व के सेवा का जो वेतन संरक्षित किया गया था आपके 6 साल के सर्विस में या 5 साल के सर्विस में, उस 2,340 रुपये को यहाँ के एंट्री पे में जोड़ा जाएगा और वहाँ से फिर आपको वेतन बनेगा। तो निश्चित रूप से वेतन संरक्षण के लाभ मिलने से आपको वर्तमान में जो वेतन प्राप्त हो रहा है उससे कम वेतन नए पद पर जाने पर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी सेवा नए नियोजन इकाई में नहीं मानी जाएगी। अर्थात आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग स्नातक पद को धारण करने की तिथि को ही माना जाएगा, न कि आपके पूर्व में सेवा में जो आपकी ज्वाइनिंग तिथि थी उस ज्वाइनिंग तिथि को यहाँ कंसिडर किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ यह स्पष्ट हो गया कि आपको सेवा निरंतरता का लाभ सिर्फ वेतन संरक्षण के रूप में ही मिलेगा, और वह वेतन संरक्षण के रूप में जब मिलेगा तो निश्चित रूप से आपका वेतन जो है पहले से बढ़ करके मिलेगा, घटेगा नहीं। ये तो हुई सैद्धांतिक तौर पर जो नियमावली में प्रावधान किए गए हैं उसकी व्याख्या मैंने करके आपको बताया। लेकिन चूंकि आपको पता है कि 21 अगस्त 2020 के बाद अभी तक कोई नई नियुक्ति नहीं हुई है, शायद इसलिए सरकार के पास इस तरह का कोई मामला गया नहीं, जिस कारण से प्रशासनिक विभाग ने अभी इस संबंध में कोई दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से दिया नहीं है। लेकिन चूंकि प्रावधान कर दिए गए हैं तो दिशा निर्देश आज न कल तो आएंगे ही, लेकिन इस तरह का मामला कहीं किसी जिला में होता है तब। 21 अगस्त 2020 के बाद अभी जो वर्तमान में काउंसलिंग हो रही है वह पहली नियुक्ति है, और उसके बाद जो टीचर आएंगे उसका जब वेतन फिक्सेशन की बात सभी जिलों में उठने लगेगी तो निश्चित रूप से सरकार इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगी कि ऐसे शिक्षकों का फिक्सेशन वेतन संरक्षण के लाभ के साथ कैसे किया जा सकता है। लेकिन जब तक इस तरह का दिशा निर्देश नहीं आता है, अगर इस बीच में वेतन भुगतान करने की बात होगी तो निश्चित रूप से आपके साथ नए अपॉइंटमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा और स्पष्ट गाइडलाइन उपलब्ध हो जाएंगे, तब जाकर के आपको वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। या आप 5 साल 6 साल से इस विभाग में कार्यरत है तो आपको यह स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा कि आखिर जो है ये गाइडलाइन कितने दिन में आएंगे, इसमें 2 महीने लगेंगे कि 2 साल लगेंगे, ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद भली भांति समझदार है, इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो वेतन संरक्षण के संबंध में ये जो एक गाइडलाइन है, ये एक जानकारी जो थी, जो अभी तक बहुत सारे लोग हमसे फ़ोन के माध्यम से जानना चाह रहे थे, तो मैंने इसको आपको सरल भाषा में उपलब्ध करा दिया है। इस रिस्क पर यदि कोई साथी बेसिक शिक्षक से स्नातक शिक्षक के रूप में जाना चाहते हैं तो वो निश्चित रूप से जा सकते हैं। फिलहाल उन्हें वेतन और सेवा दोनों का नुकसान तो उठाना पड़ेगा, लेकिन आने वाले समय में वेतन संरक्षण का लाभ मिलने पर वेतन में तो कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन 5-6 साल जो सेवा का नुकसान होगा वह उन्हें उठाना पड़ सकता है। लेकिन इसका एक दूसरा फ़ायदा भी है कि चूँकि आप डायरेक्ट जो है स्नातक शिक्षक बन जाते हैं, स्नातक शिक्षक बनने के बाद पूर्व से जो भी लोग बेसिक शिक्षक में कार्यरत है आप सबसे सीनियर हो जाते हैं, क्योंकि उनका जब प्रमोशन होगा तब वो स्नातक शिक्षक बनेंगे और आप ऐसे ही स्नातक शिक्षक के रूप में डायरेक्ट चले जाएंगे, तो ये फ़ायदा आपको मिलेगा। तो मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आपको इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में स्पष्ट रूप से बता दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत है, तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि।